नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जैसा आप लोग जानते हैं हमारा प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस कंप्लीट हो गया है। अब उसका पार्ट बचा है कुछ मिसलेनियस पार्ट। ठीक है, ये जो मिसलेनियस पार्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट भी वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसके अंदर एग्जामिनर क्या करता है, सीधा सीधा आपसे वैल्यूज़ पूछता है। तो वो चीज़ें आपको क्या करनी है, मैं आपको याद करनी है। मैं आपको हर पैरामीटर के बारे में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसा हमसे पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो और एक जैसे एग्जांपल मैं आपको देकर बताऊं, जैसे क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो हमारी जो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, उसका स्लोप क्या होता है, कौन कौन से पैरामीटर उस पर डिपेंड करते हैं और उसके अंदर कैसा उसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल तो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम जो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल का सेशन मैं आप लोगों को क्लास के नेक्स्ट क्लास जो होगी उसी में एक मिसलेनियस का पार्ट मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद हमारा जो अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी है वो भी हमारा पार्ट इसके अंदर इंक्लूड करके हम लोग सारा क्या करेंगे, मिक्स करके एक लास्ट में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन सीरीज लगा लेंगे। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी को एक प्यारी सी शाम का नमस्कार, राम राम और वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेकर। देखते हैं कितने लोग आए हैं। नलीशा है, धीरज, अपने सूरज, तो सभी को गुड इवनिंग मेरे बच्चा। तो दैट मीन्स अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है। तो बोले सर टॉपिक जो आप बोल रहे हैं टॉपिक कौन सा होगा, तो सबसे पहले बेटा मैं टॉपिक की बात करता हूं। हमारा टॉपिक होगा मॉलियर डायग्राम। हर फैक्ट आपके बारे में बताया जाएगा कि कैसा क्वेश्चन मॉलियर डायग्राम से पूछा जाता है। और जैसा आप लोग जानते हो मेरे बच्चे, मॉलियर डायग्राम अपने आप में ही खुद एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जब आप पावर प्लांट के अंदर स्टीम टरबाइन के न्यूमेरिकल जब निकालते हो, तो मैं बोलना चाहता हूं वहां पर एक स्टीम टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो बेटा वहीं पर इसी को हम बोलते हैं मॉलियर डायग्राम। दैट मींस मॉलियर डायग्राम पावर टरबाइन, जो हमारे पावर प्लांट है उसके अंदर स्टीम टरबाइन की जब के अंदर एंट्रोपी और एंथैल्पी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां से ये पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बाद जितनी भी सारे जो डाटा होंगे जो पूछे जाते हैं वो हम लास्ट से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात, तो एंट्रोपी जो मॉलियर जो डायग्राम है, मॉलियर डायग्राम कैसा दिखाई देता है और उसके अंदर क्या क्या वेरिएशन होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है बच्चे, देखिएगा एक बार। तो हमारे पास प्रोसेसेस हैं 1 2। ठीक है, ये हमारे पास है बेटा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसको देखकर आपको हर चीज फीलिंग आ रही होगी जो हमने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने की थी। यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा दोस्तों, P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, प्रेशर हमारा क्या है, P1 इज ग्रेटर देन P2। दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। और यहां पर आप देख पा रहे हो बेटा प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट। प्रेशर भी आपका कांस्टेंट रहेगा और आपका टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है दोनों लाइनों पे। ठीक है, ये आपका यहां पर बेटा आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये आपका वेट रीजन और ये आपका सुपर हीटेड रीजन। अब जो पॉइंट नोट करने का है वो ये पॉइंट नोट करने का है। आपको ये दिख रहा है कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आप लोग सुपर हीटेड रीजन के अंदर ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप सुपर हीटेड रीजन के अंदर ऊपर जा रहे हो तो आपको दिख रहा है इन लाइनों के बीच का जो गैप है, वो क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लाइंस आर डाइवर्ज। क्या कह रहा है, लाइंस आर डाइवर्ज। शाबाश, देखो कितने सभी लोगों ने कहा भी है डाइवर्ज, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब ये कहता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको गैप दिख रहा होगा, यहां पर गैप क्या है, सेम गैप है। अब कहोगे सर इस रीजन के अंदर आपका जो गैप है वो क्या है,
कम गैप है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर सुपर हीटेड रीजन में हम जा रहे हैं तो हमारा गैप क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों, देखिएगा। आप लोग जानते हैं ये दोनों लाइनें कैसी हैं, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो आप लोग देख सकते हैं टी डी एस डी एच वी डी पी। अगर हमारी लाइन कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो बेटा डीपी आपका क्या होगा, इट कम्स टू बी जीरो। जब डीपी जीरो होगा तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यहां से अगर हम निकालते हैं बेटा डी एच अपॉन में डी एस इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, टी आ गया। क्या आ गया हमारा, टी आ गया। तो ये जो पार्ट आया, ये जो आपका पार्ट आया, ये आपका क्या आया, बोला सर दिस इज द स्लोप। और स्लोप भी किसका, बोला सर कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप आ गया। कहां पर, ऑन मोलियर डायग्राम, ऑन मोलियर डायग्राम। तो ये क्या आ गया आपका, मोलियर डायग्राम पर किसका स्लोप है, कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप। एंड कांस्टेंट प्रेशर स्लोप इज इक्वल्स टू, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट प्रेशर स्लोप इज इक्वल्स टू क्या, टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे हम इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम क्या लिखेंगे बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर मैं यहां पर बेटा बात लिखूं, आप देख पा रहे हो कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन स्लोप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो देख पा रहे हो बेटा, अगर हम ये पॉइंट कंसिडर करते हैं, 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 तो बेटा आप लोग क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर डाइवर्ज, दीज लाइंस आर डाइवर्ज। और आप देख पा रहे हो यहां पर जो गैप है, वो क्या है, इक्वल है ना। बोला क्यों इक्वल है, क्योंकि सर यहां पर जो आपका टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर व्हाट, दीज लाइंस आर हॉरिजॉन्टल जैसी, दैट मींस सीधी लाइनें हैं लेकिन इंक्लाइंड लाइन। कैसी, इंक्लाइंड लाइनें हैं लेकिन इनके बीच में गैप सेम है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका जो स्लोप है कांस्टेंट प्रेशर लाइन का, वो आपका किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप बता सकते हैं इस तरीके से। एक और क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कई बार पूछ लेता है मेरे बच्चे, वो क्या पूछता है, वो आपसे बोलता है कि दैट मींस ये आपका जो स्लोप है टेम्परेचर का भी है, प्रेशर का भी है ना। अगर हमारे पास देखते हैं कि हमारा जो आइसोथर्मल स्लोप है, आइसोथर्मल जो स्लोप है वो क्या होता है, जैसे जैसे बेटा आप सुपर हीटेड रीजन में आप जाते हैं, जैसे जैसे आप सुपर हीटेड रीजन में ऊपर आते जाते हैं तो आपका स्लोप क्या करता रहता है, टेम्परेचर का स्लोप वो डिक्रीज करता रहता है। टेम्परेचर का स्लोप क्या करता रहता है, डिक्रीज करता रहता है। ड्यू टू दिस बाद में जाके स्लोप आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाता है। स्लोप आपका जाके बिल्कुल क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो यहां हम इसको बोलेंगे दिस इज द आइसोथर्मल स्लोप। क्या बोलेंगे इसको, आइसोथर्मल स्लोप। तो आइसोथर्मल स्लोप इज डिक्रीजिंग इन सुपर हीटेड रीजन, आइसोथर्मल स्लोप इज डिक्रीजिंग। एंड जैसे जैसे जाता जाएगा आगे तो ये क्या है, इट बिकम्स पैरेलल। ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों जाके आगे क्या हो जाते हैं, पैरेलल से दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं बेटा, पैरेलल से दिखाई देते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोगों को क्या करनी है, डिस्कस करनी है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। मॉलियर डायग्राम से इतना एग्जामिनर आपसे पूछता है। चलें आगे, गॉट इट बेटा, आई होप सो आप सब लोगों को यहां तक चीजें समझ में आएंगी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। ठीक है, आई होप सो यहां तक चीजें आपको सबको क्लियर होंगी। एक बार बता दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये भी जो है वो आपका एक अपने आप में अच्छा टॉपिक है, दैट मींस जूल थॉमसन
कोफिशिएंट। आप सब लोगों को पता होगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट को आप डिनोट करते हो किससे? म्यू से। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपके पास जो होगा वो आपने कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा, ऐसा डायग्राम देखा होगा, दैट मींस देयर इज अ टीपी लाइन। तो टीपी लाइन के अंदर आपने कुछ ऐसे पार्ट्स देखे होंगे, ठीक है। ये आपके सामने 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं ना बेटा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसी एक लाइन आती है, ठीक है। इस लाइन को बेटा हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। इस लाइन को बोला जाता है इन्वर्जन कर्व, ठीक है। सिर्फ मैं कर्व कर बताऊंगा कैसे बना, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस रीजन को बोला जाता है हीटिंग रीजन। इस रीजन को बोला जाता है हीटिंग रीजन। क्योंकि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर कई बार ऐसा डायग्राम देकर भी आपसे रीजन पूछ लेता है, और ये हमारा होता है कूलिंग रीजन। ये हमारा होगा कूलिंग रीजन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो लाइनें हैं बेटा आपकी आइसेंथैल्पिक लाइनें हैं। ये आपकी जो लाइनें हैं वो कैसी लाइनें हैं? आइसेंथैल्पिक लाइनें, ठीक है बेटा, याद रखिए। तो इस तरीके का कर्व है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर बेसिकली जो आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वो हम लोगों को क्या बताता है? तो बेटा ये बताता है क्या है कि इट टेल्स अबाउट the behavior of a real gas, और बेसिकली बेटा किसका बिहेवियर? टेम्परेचर बिहेवियर ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस कि अगर हम रियल गैस की थ्रॉटलिंग अगर करते हैं, रियल गैस की अगर हम थ्रॉटलिंग करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर का जो बिहेवियर है वो क्या होगा? दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारी चीजें वो हम लोगों को बताता है, ध्यान रखना। तो रियल गैस के अंदर जब भी आपको थ्रॉटलिंग होती है तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। इट डिपेंड्स बेटा किस रीजन में आप प्रेजेंट हैं। अगर आप हीटिंग रीजन में प्रेजेंट है तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर आप कूलिंग रीजन में प्रेजेंट है तो ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा। ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट है। तो अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास जो म्यू है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो बेटा हमारे पास इज dt बाय dp h इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो म्यू बेसिकली क्या है? म्यू क्या है? बेसिकली ये रिप्रेजेंट किया जाता है, और बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा सर? इट इज द स्लोप ऑफ आइसेंथैल्पिक लाइन, इज द स्लोप ऑफ आइसेंथैल्पिक लाइंस। किसका स्लोप है ये? आइसेंथैल्पिक लाइंस का स्लोप है। तो इसको आप बेटा याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बेटा हम यहां से एग्जामिनर एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्या पूछता है कि म्यू की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए होगी, म्यू की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होगी, और म्यू की वैल्यू जीरो किसके लिए होगी? दैट मींस म्यू की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैंने आपको बोला ना, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो होगी। तो पॉजिटिव कब होगी? तो मैंने क्या बताया था आपको कब होगी? दैट मींस जब हमारा रीजन, जब हम किस रीजन में होंगे बेटा? फॉर कूलिंग रीजन। दैट मींस हम क्या कहेंगे? कूलिंग रीजन के अंदर जब हम होंगे तो हमारा जो म्यू की वैल्यू है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर नेगेटिव है तो कब होगी? बोला सर देख के बताओ जल्दी से। दैट मींस हीटिंग रीजन के अंदर। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? और ये हमारे पास जीरो जो होगा ये किसके लिए होगा? फॉर आइडियल गैस के लिए होगा। तो ये बेटा 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को याद कर लेने हैं
1 2 3 4, एक और बच जाता है बेटा ये रीजन। इस रीजन पर भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर क्वेश्चन देखें तो बेटा यहां से उसने क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी आपसे क्या करे बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर ये 5 पॉइंट्स, दीज आर द 5 गोल्डन पॉइंट्स जो आप लोगों को मेरा बच्चा याद कर लेना है। एक पॉइंट ये रीजन दोनों को देख लेना है, कौन सा रीजन है, कौन सा कर्व किसको बोला जाता है। दूसरा बेटा हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्लोप कौन सा बोला जाता है, दैट मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इस चीजों को आप देख लीजिएगा। क्लियर है, आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। और क्या जूल थॉमसन कॉफिशिएंट होता है, जल्दी से एक बार बता दीजिए मेरे बच्चों, एक बार जल्दी से सब लोग मुझे बता देंगे। चीजें क्लियर हुई हैं आपको, आई होप सो सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आता है क्या, दैट मीन्स हम कह दें वंडरवॉल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वंडरवॉल गैस इक्वेशन। कौन क्या टॉपिक बोला बेटा मैंने, वंडरवॉल गैस इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वंडरवॉल गैस इक्वेशन दूंगा, सीधा एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। देयर इज P प्लस A V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को मेरे बच्चे क्या बोला जाता है, वंडरवॉल गैस इक्वेशन बोला जाता है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को याद कर लेंगे। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। RT आप सब लोग पीछे जान चुके हैं क्या होता है, V आप लोग जान चुके हैं, P आप जान चुके हैं क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट बच्चों, सपोज दैट अगर मैं आपके सामने ये वाला पार्ट हटा देता हूं और अगर ये वाला पार्ट मैं आपके यहां सामने हटा देता हूं, तो एक बार जरा मुझे कोई बताएगा ये कौन सी इक्वेशन बन जाती है। एक बार कोई मुझे बताएगा ये कौन सी इक्वेशन बन जाती है, कोई बताएगा। बोला सर दिस इज एन आइडियल गैस। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज एन आइडियल गैस। लेकिन आपके सामने दिख रहा है ये इक्वेशन आइडियल गैस नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन है, वंडरवॉल गैस इक्वेशन। तो बोला सर ये इक्वेशन कब काम आती है, तो हम बोल सकते हैं बोला सर दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू, दिस इक्वेशन is used to analysis the behavior of real gases। अगर आपको रियल गैसेस का बिहेवियर अगर जानना हो तो आप किस इक्वेशन को यूज करेंगे, वंडरवॉल गैस इक्वेशन को बेटा आप यूज करेंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात जो आती है बोले सर आपके पास जो A है और जो B है वो क्या है, बोले सर दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ये आपके क्या है बच्चे, ये आपके क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम कह सकते हैं A एंड B आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। A and B are the different for different gases। आपको पता है बेटा डिफरेंट गैसेस के लिए आपके A और B क्या होते हैं, गैसेस डिफरेंट होती हैं, तो A और B भी आपके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकती है। वो हम कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। क्लियर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे एग्जामिनर यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन बेटा आपका ये आ जाता है कि वंडरवॉल गैस इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन है, A और B आपके क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। अब एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस। जल्दी से एक बार मुझे बताइए कि इसकी यूनिट क्या होगी और इसकी यूनिट क्या होगी, A अपॉन में V स्क्वायर एंड B, इन दोनों की बच्चा यूनिट क्या होगी। एक बार जरा मुझे कोई बताए कि इन दोनों की यूनिट क्या होगी, एक बार देखकर बताएं। तो बोले सर इसकी यूनिट है, अगर ये इसके साथ ऐड हो रहा है, ये अगर इसके साथ ऐड हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है,
दोनों की यूनिट सेम होगी तभी कोई चीजें ऐड होंगी। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों की सेम चाहिए, तो हम कह सकते हैं इट इज सेम एज प्रेशर, यानी जो भी प्रेशर की यूनिट होगी वो क्या होगी, सेम इसकी यूनिट होगी। और ये द सेम एज स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि आप देख पा रहे हो बेटा यहां आप क्या कंसिडर करके चल रहे हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट आपके पास पता है क्या होती है, मीटर क्यूब पर केजी, और इसकी आपको पता है इस न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ये यूनिट क्या हो जाती है आपकी, ध्यान रखिएगा। ऐसा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार अगर मैं गेट की बात करूं, अगर गेट की एक बार बात करता हूं, तो गेट में दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था क्या, अगर आप देख सकते हैं, आई थिंक मुझे याद नहीं है, आई थिंक 17 है या 18 है, या तो 17 में या 18 में पूछा गया था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अगर वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन है, अगर वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन है तो, और ये सारी चीजें सेम है आपके पास, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ, लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कितने लोग कर लाते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए इन वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन। तो मुझे सब लोग वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन के अंदर इस ए की मुझे यूनिट बताएंगे बेटा कि क्या यूनिट होगी। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग करके लेके आएंगे, ठीक है। गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, आज आप यहां पर करेंगे। वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन की जो यूनिट है वो आपकी क्या होगी ये बता देंगे। तो ये जो था वो सारा किसके बारे में था, वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन के बारे में था बेटा, जो आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है एवरी पॉइंट। इसके बाद ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन के बारे में। जो जहां से प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने की, वो सारी दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, और आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में भी आई होगी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप होमवर्क करके लेके आइएगा। तो आई होप सो आपको सब कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है देयर इज अ क्लॉसियस क्लेपेरॉन। There is a Clausius-Clapeyron equation. There is a Clausius-Clapeyron equation है ये, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक बार इसको, चलो पूरा एक बार रब कर देते हैं। Clausius-Clapeyron इक्वेशन, ये भी बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको अभी बता दूं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला बेटा ये क्या है आपका, देयर इज अ डीपी बाय dt Hg माइनस HF ts का मतलब सैचुरेशन, और यहां आ जाएगा आपका Vg माइनस Vf, ठीक है। ये बेटा इस इक्वेशन को आप बोलते हैं क्या, इज अ Clausius-Clapeyron इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप बोलते हैं क्या, इट इज द Clausius-Clapeyron इक्वेशन। गॉट इट। तो आप इस इक्वेशन को मेरे बच्चे आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक और छोटा सा दैट मींस क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मतलब क्या इस इक्वेशन जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं Clausius-Clapeyron इक्वेशन बोल सकता हूं? जरा कोई मुझे बताएगा कि इस इक्वेशन को हम Clausius-Clapeyron इक्वेशन बोल सकते हैं? जरा कोई मुझे बता सकता है? मुझे कोई बता सकता है कि सर इस इक्वेशन को मैं Clausius-Clapeyron इक्वेशन बोल सकता हूं? मैं बोलूंगा बेटा, जल्दी से जरा कोई मुझे बताए। मुझे बताया, बोला हाँ सर इसको हम Clausius-Clapeyron इक्वेशन बोल सकते हैं। कैसे? अगर बेटा एंट्रोपी इन वेट रीजन के अंदर अगर हम देखते हैं, एंट्रोपी इन वेट रीजन के अंदर देखते हैं, तो बेटा हम लोगों को पता है Sg माइनस SF क्या है हमारे पास, क्या लिख देंगे इसको, दैट मींस देयर इज अ del Q by T सैचुरेशन, del Q by T सैचुरेशन। और ये आपको पता है ये dQ कैसी होती है, दैट मींस लेटेंट हीट। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये चीज समझाई थी, दैट मींस
एक बार फिर देखना चाहते हैं तो बच्चे देख लेंगे। यहां पर इसको बोलते हो आप Sg, इसको बोलते हो आप Sf। अब अगर यहां पर हम लोगों को क्या निकालना हो, एंट्रोपी चेंज निकालना हो, तो बेटा यही होगा Sg माइनस एच एफ अपॉन डी क्यू अपॉन में टी सैचुरेशन। और ये क्या होता है, बोला सर देयर इज अ लेटेंट हीट। गॉट इट? तो ध्यान रखिएगा, तो यहां से जब हम इसको निकालते हैं तो ये लेटेंट हीट हो गया। यहां से ये अब आप इसको आप चेक करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं Hg माइनस एच एफ अपॉन में टी सैचुरेशन। बेटा इसी को मैंने आपके सामने, ये जो पार्ट है इसी को रिप्लेस करके मैंने इसको लिखा है। तो ये जो पार्ट है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपको कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, कोई वो गलत नहीं लिख रहा है, गलत नहीं लिख रहा है, उसने ठीक लिखा है, इस तरीके से भी वो क्वेश्चन को बना सकता है, आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब हमारे पास जो बात आती है कि जो हमारी क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है, क्लासियस-क्लैपेरॉन जो इक्वेशन होगी बेटा, वो आपके कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करेगी। दूसरा क्वेश्चन, एक तो सेम आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगी वो आपसे पूछा जाएगा। तो पैरामीटर्स पर डिपेंड करने का मतलब बेटा आप देख पा रहे हो, आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो बोला सर ये प्रेशर पर डिपेंड करेगी। सेकंड, अब हम बात करते हैं बेटा टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, बोला हाँ सर ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। दूसरा बेटा आपको एंथैल्पी दिखाई दे रहा है, बोला हाँ सर हमें एंथैल्पी भी दिखाई दे रहा है, तो एंथैल्पी पर डिपेंड करेगी। और अगर हम यहां बात करें बेटा स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम इस पर भी डिपेंड करेगी। तो ये जो चार पैरामीटर्स हैं, इन चार पैरामीटर्स पर ये डिपेंड करती हैं। तो यू हैव टू लर्न दिस। आप क्या कर लीजिएगा बेटा, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? ये आपके सामने बेटा ये चीज है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 5 पैरामीटर्स हो गए, वेरी गुड। अब इसके बाद और कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा, मुझे एक बार इजाजत दे दीजिए सब लोग, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि एंथैल्पी, जो आपकी क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है मेरे बच्चे, जो आपकी क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, क्यों यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है? आप बताएंगे सर इट इज यूज्ड फॉर, क्या किस लिए यूज की जाती है? इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग सॉरी, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग determining enthalpy for phase change। बेटा बेसिकली ये हम लोग किसके लिए अप्लाई करते हैं? दिस इज फॉर एंथैल्पी फॉर फेज चेंज बाय मेजरिंग प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बेटा प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हम क्या करेंगे, उनको मेजर करके हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, यहां से हम लोग एंथैल्पी निकालते हैं, किसके लिए? फॉर फेज चेंज। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन बेटा यहां से पूछा जाता है न्यूमेरिकल बेटा मैं अभी नहीं करवाऊंगा आपको, जब हम लोग लास्ट में इसका रिजल्ट निकालेंगे, दैट मींस जब हम लास्ट में नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो मैं उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, आप वहां देखिएगा। गॉट इट बेटा? तो चलिए जरा, तो सबसे पहली बात मेरे सामने, आपके सामने ये सारी चीजें हो गई हैं, आपके सामने क्लियर है, तो आप देखिएगा बेटा। तो कितने क्वेश्चन हो गए? बोला सर फर्स्ट ये इक्वेशन आपको याद करनी है, दूसरी ये इक्वेशन आपको याद करनी है, इसी से यही निकाला जा सकता है दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट कौन कौन से किस किस पर डिपेंड करती है, तीसरा पार्ट, और फोर्थ पार्ट बेटा आपको ये याद करना है कि किस लिए फाइंड आउट की जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर ये सारे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी जो आपको याद करनी है, और फिफ्थ आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा जो हम लोग अभी नहीं करेंगे। आई होप सो बच्चा आप लोगों को क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन समझ में आई होगी।
ठीक है, तो जल्दी से एक बार बता दीजिए। क्लैसियस क्लेम, ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो सीधे आपसे पूछे जाते हैं। एग्जामिनर यहां से डीप में कुछ नहीं जाएगा, सीधे सीधे हैं, आप देख लेना बेटा। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यही रिपीट होते हैं, इसके अलावा आज तक कोई रिपीट नहीं हुआ है। मैंने तो ज्यादा बता दिया, रिपीट तो सिर्फ 2 हुए हैं, एक और ये दूसरा, बस। इससे ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर इजाजत दीजिए मुझे चलने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बेसिकली बेटा हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? जेड से डिनोट करेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली जेड क्या होगा मेरे बच्चा? ये आपका होता है पी वी अपॉन में आर टी। क्या होगा? पी प्रेशर होगा, V आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, R आपका T, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा। अब जो एग्जामिनर स्पेशली यहां से क्वेश्चन पूछेगा मैं आपसे वो ही डिस्कस कर लेता हूं। ज्यादा हम डीप में ना आपको पढ़ना है और ना आपको जाना है। जो बेसिकली डाटाज होंगे आपको समझने के लिए, जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछता है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है? तो एक बार सब लोग बताएंगे, बोला सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस आपका 1 होता है। अगर आपसे पूछे फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? तो बेटा मैं आपको बता दूं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा हो सकता है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 3 क्वेश्चन बेटा आपसे यहां से पूछे जाते हैं बेसिकली, और प्रोबेबिलिटी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी और होंगी। तो दैट मींस प्रोबेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी? ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली बेटा आइडियल गैस के लिए कितना होगा, रियल गैस के लिए कितना होगा? तो याद रखिएगा 1 लेस देन ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलिए अब हमसे बेसिकली जो क्वेश्चन बेसिकली और पूछा जा सकता है वो क्या बता जा सकता है? वो पूछ लेता है कि बेसिकली जो जी है आपका, जी का मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है आपका, वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है, किसके बारे में आपको बताता है? तो चलो जरा एक बार देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं बेटा, दैट मीन्स हम लोगों को पता है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस अगर हम थोड़ा सा देखें तो जेड आपका क्या हो जाएगा? 1। जेड आपका क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पी वी, ये जो लिख रहा हूं मैं आई, दैट मींस वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस। और नीचे मेरा बच्चा क्या आ जाएगा? आर टी, उसी प्रेशर उसी टेम्परेचर पर। ठीक है, फॉर रियल गैस अगर हम चलते हैं तो बेटा जेड आपका जेड रहेगा, वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? वी, ये हम दे रहे हैं ए अपॉन में आर टी। तो ए का मतलब एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम। अगर बेटा हम इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा? दिस, ये आपके पास आ जाएगा, देखना जरा, वी आई। ठीक है, कैंसिल आउट, ये चीजें आपकी कैंसिल आउट हो गई। तो कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास जो पार्ट आया, वो आपके पास पार्ट क्या आया? जी। जी हमारे पास आ गया वी ए अपॉन में वी आई, वी ए अपॉन में वी आई। तो आप देख पा रहे हो वी ए अपॉन में वी आई। तो दैट मींस जेड जो है बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, जेड जो है कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर है वो आपके सामने क्या निकल कर आया है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो आपके सामने क्या निकल कर आया है, जरा एक बार देख लीजिएगा। दैट मींस क्या बता रहा है? जेड इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, इज अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एक्चुअल गैस। हाँ या ना? रियल गैस। तो दैट मींस कह सकते हैं इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ रियल गैस। क्या कह रहा है? रियल गैस। हाँ या ना?
बोला हाँ सर, ये एक पैरामीटर है जो बताता है कि एक वॉल्यूम गैस कितना, एक रियल गैस एक कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी। और दूसरा आप देख पा रहे हो वॉल्यूम प्रिडिक्टेड बाय आइडियल गैस। दैट मींस अगर आइडियल गैस होती तो कौन कितना वॉल्यूम आता, और रियल गैस होती तो कितना वॉल्यूम आता। तो ये बेटा एक पैरामीटर है जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपके पास हो गया जो आपको याद करना है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए जो बेटा आप लोगों को याद करने हैं। तो एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से पार्ट हो गए। पहला पार्ट तो ये मेरे बच्चों, पहला पार्ट तो ये जो मैं बता रहा हूं रेड कलर से, दूसरा पार्ट ये जो हम लोगों को याद करना है, तीसरा पार्ट ये जो हम लोगों को याद करना है, चौथा बेटा ये हो गया जो हमने अभी बताया है, प्रोबेबिलिटी इसकी ये हो सकती है, और तीन चार, तो ये चार पार्ट्स हो सकते हैं बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से जो हम लोगों को याद करने हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा बेटा आप लोगों को क्या करना है, इसके बारे में आप और कुछ देखना चाहते हैं तो दैट मींस हम देख सकते हैं बेटा, ये हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है इसके बाद, इससे ज्यादा हम लोगों को दैट मींस कुछ नहीं देखना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जरा वो क्या बच जाता है बेसिकली बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, एक टॉपिक होता है यहां से, सॉरी क्या होगा वो, देयर इज अ रिड्यूस्ड प्रेशर। क्या है एक हमारा रिड्यूस्ड प्रेशर इसको बोलते हैं। बेसिकली रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज रिड्यूस्ड प्रेशर। तो रिड्यूस्ड प्रेशर बेटा बेसिकली क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है वो, और अगर हम उसको क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड कर दें, आपकी कोई भी गैस है, में समझ लेंगे इसको, देखिएगा अगर आपका कोई प्रेशर, कोई भी गैस है उसका कुछ प्रेशर होगा, कोई भी गैस है उसका आपका कोई प्रेशर होगा, दैट मींस दिस इज अ पी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पी, और उसी गैस का कोई क्रिटिकल प्रेशर भी होगा, दैट मींस देयर इज अ पीसीआर। हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो इन दोनों के रेशियो को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर। दोनों के प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर। तो आप याद कर लीजिएगा, रिड्यूस्ड प्रेशर एक्चुअल प्रेशर उस गैस का उस टाइम, और उसी का क्रिटिकल प्रेशर के रेशियो को आप रिड्यूस्ड प्रेशर बोल सकते हो। तो बेटा आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्रेशर, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्रेशर, वो आपसे जो पूछेगा वो आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस। तो आप देख पा रहे हो क्या यूनिट आएगी इसकी, क्या इसकी यूनिट आएगी, कोई बता सकता है? बोला सर क्या बताने की बात है इसके अंदर, इसकी तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। बोला सर इट इज द यूनिटलेस। क्या हो जाएगा, इट इज द यूनिटलेस। तो हम कह सकते हैं बेटा इट इज द यूनिटलेस, इसकी कोई भी आपकी यूनिट नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, इट इज यूनिटलेस, दैट इज अ नो यूनिट, कोई भी इसकी यूनिट नहीं आएगी। हम कह सकते हैं दैट मींस इट इज द, क्लियर है? तो आई होप सो मेरा बच्चा, ये जो मिसलेनियस पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अभी जो आपका पार्ट बचा है, वो पार्ट आपका बचा है कौन सा, अवेलेबल एनर्जी वाला। दैट मींस अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, और दैट मींस इरिवर्सिबिलिटी। ये पार्ट सिर्फ आपका बचा है, गिब्स फेज रूल और सारी चीजें, स्टूडला थ्योरम, और भी थोड़ा सा पार्ट बचा है। दैट मींस हमारा 1 आवर के आसपास इतना पार्ट बचा है कि 1 आवर हम अगर करेंगे तो हमारा बेटा 1 आवर में हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 आवर के अंदर हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास हमारी और बचती है, वो हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने बेटा आज सेशन एंजॉय किया होगा। और जो भी जितनी भी बातें मैंने दोस्तों आज आपको बताई हैं, सारी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी इंपॉर्टेंट वेरी, और ना क्वेश्चन आए ना तो मुझे बोलना कि सर जो आपने बताया वहां से क्वेश्चन नहीं आया। बेटा जरूर बोलता हूं यहीं से क्वेश्चन
आपको एक ना एक क्वेश्चन, दैट मींस हमने कितने टॉपिक डिस्कस किए, वांडरवॉल गैस इक्वेशन, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आपका मॉलियर डायग्राम, ये 4 से लेके 5 टॉपिक हमने डिस्कस करे और हर वो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करी कि जिसके अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो थैंक यू फॉर स्टे विद अस, हमारे साथ आप रुके। और जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं वो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। और बेटा आपसे इतना कहना चाहता हूं, यूपी वाले, यूपी के लिए तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, तो क्लास को अगर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को तो शेयर कर दीजिए। क्या पता आपका तो भला हो ही रहा है, कुछ थोड़ा उनका भी भला हो जाए। एक क्लास बची है हम लोगों की, एक क्लास बचने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, एक और हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा अपने कॉन्फिडेंट रहिए, खुश रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, और तब तक लगे रहिए जब तक हम एग्जाम को क्रैक नहीं कर देते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।